28 फरवरी 2026 तेहरान में सुबह के 4 बजे शहर गहरी नींद में था। तेहरान की सड़कें खाली थी। सर्वेलियंस कैमरा अपना रूटीन काम कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट बाद वही फुटेज हिस्ट्री का सबसे क्रिटिकल एविडेंस बन सकता है। और फिर 4:07 पर ईरान के इंटीग्रेटेड रडार ग्रिड पर एक अनयूजुअल पैटर्न डिटेक्ट होता है। हाई एल्टीट्यूड सिग्नेचर्स, मल्टीपल ट्रैजेक्टरीज, स्पीड कंट्रोल, फॉर्मेशन सिंक्रोनाइज्ड किए जाते हैं। एयर डिफेंस ऑपरेशंस तुरंत अलर्ट मोड पर चले जाते हैं और सिक्योर कम्युनिकेशन लाइंस को एक्टिवेट किया जाता है। कमांड सेंटर्स में रेड लाइट ब्लिंक करने लग जाती है और सीनियर ऑफिसर्स को जगाया जाता है। 4:11 पर नेशनल एयर डिफेंस प्रोटोकॉल ट्रिगर होता है। सर्वेलियंस टू एयर मिसाइल्स बैटरी एक्टिवेट्स होती है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स डिप्लॉय किए जाते हैं। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में रिस्पांस और इंपैक्ट के बीच का जो गैप है वो कभी कभी सिर्फ सेकंड्स का होता है। और उस समय वो सेकंड्स काफी नहीं थे। मिलिट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक करीब 200 एयरक्राफ्ट ईरानियन एयर स्पेस के स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स के पास ऑपरेट कर रहे थे। इनके साथ लॉन्ग रेंज प्रिसाइजन क्रूज मिसाइल्स और स्टैंड ऑफ म्यूटेशंस डिप्लॉय किए गए थे। लगभग 1200 मिसाइल्स डिप्लॉयज वेव्स में लॉन्च किए गए। प्राइमरी टारगेट्स थे रडार इंस्टॉलेशन, मिसाइल लॉन्च साइट्स, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर लिंक्ड फैसिलिटीज, स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट। पहला फेज सिर्फ वहां के डिफेंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया था। जब रडार सिस्टम डिसेबल्ड हो जाते हैं तब एयर डिफेंस शील्ड टूटने लगता है। इजराइल ने इसका नाम रखा था ऑपरेशन रोरिंग लायन और यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे कंट्रोवर्शियल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अनऑफिशियल ऑब्जेक्टिव के मुताबिक स्ट्राइक का मेन मोटिव लीडर कैपिटलाइजेशन था। उस वक्त तेहरान के एक हाईली सिक्योर्ड कंपाउंड में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी जिसमें प्रेजेंट थे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खमीनी, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स के कमांडर मोहम्मद पकपोर, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादे, मिलिट्री ऑफिस के हेड मोहम्मद शिराजी। यह मीटिंग रिपोर्टली इमरजेंसी सिक्योरिटी रिव्यू के लिए बुलाई गई थी। करीब 8:10 पर एक हाई प्रिसीजन म्यूटेशंस कंपाउंड के सेंट्रल स्ट्रक्चर्स पर इंपैक्ट करती है। एक जोरदार एक्सप्लोजन। शॉक वेव्स इतनी पावरफुल थी कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स भी डैमेज हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट इतना टारगेटेड था कि मेन कॉन्फ्रेंस विंग्स कोलैप्स हो गया। इस एक्सप्लोजन में ऊपर लिस्टेड सारे टॉप ऑफिशियल्स की डेथ रिपोर्ट होती है। स्ट्राइक का डिसीजन मूवमेंट था 8:10 पर, यानी जब तेहरान में एक्सप्लोजन हुआ इंडिया में सुबह के 10:10 हो रहे थे। ऑफिसेस खुल चुके थे, मार्केट्स एक्टिव हो चुके थे और विद इन मिनट्स ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स इंडिया फोन्स पर फ्लैश होने लगते हैं। ईरान में अमेरिका और इजराइल के ऑपरेशन से हुई सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का असर भारत तक दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की तरफ से ऑफिशियल जस्टिफिकेशन दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव था ईरान का एडवांस्ड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज करना। that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon. स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन के हिसाब से इसे प्री इम्पिटेटिव डिफेंसिव एक्शंस कहा गया। लेकिन जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट का मानना था कि यह रियल ऑब्जेक्टिव ज्यादा डायरेक्ट था, लीडरशिप रिमूवल। क्योंकि किसी भी रेजिम के डिसीजन मेकिंग कोर अगर एलिमिनेट हो जाए तो कमांड एंड कंट्रोल टेम्परेरी पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन हिस्ट्री बताती है लीडरशिप एलिमिनेशन हमेशा स्टेबिलिटी नहीं लाता। कभी कभी ये रिटेलिएशन को और एग्रेसिव बना देता है। इस घटना के बाद सबसे सरप्राइजिंग डेवलपमेंट तो तब आता है जब कुछ रीजन में लोग ओपनली रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। कुछ जगह शोक मनाया जा रहा है तो कुछ जगह एकदम चुप्पी है और कुछ जगह तो सेलिब्रेशन चल रही है। बाप का इंतकाल हुआ है। हम अपने बाप के गम में जितने गमज़दा थे उससे ज्यादा आज गमज़दा है। चूड़ियाँ उतार दी हमारी औरतों ने, अपने गहने उतार दिए हैं अपने। जिस तरह से घर में मौत होती है हम लोग इस तरह से मौत बना रहे हैं। यह सवाल आखिर नेचुरली उठता है कि जिस देश के लीडर इस तरह एलिमिनेट किए गए वहां के कुछ लोग अफसोस करने के बजाय खुशियां क्यों मना रहे हैं। इसका जवाब सिंपल नहीं है। डेकेड्स की पॉलिटिकल पोलराइजेशंस, इकोनॉमिक टेंशंस, इंटरनल डिससैटिस्फैक्शंस और आइडियोलॉजी डिवाइड, यह सब एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल रिएक्शंस क्रिएट करता है। लेकिन उसी दूसरी तरफ खमीनी के डेथ के बाद इंडिया में लखनऊ और जम्मू एंड कश्मीर में लोग मातम मना रहे हैं। खमीनी के डेथ के बाद उसके कुछ पुराने फोटोज बाहर आ रहे हैं। इंटरनेट पर लोग उन्हें सीनियर एप्स्टीन्स करके बुला रहे हैं। पर आखिर यहाँ पे सवाल यह है कि आखिर खमीनी का बैकग्राउंड ऐसा था तो इंडिया में लोग उसकी मौत की दुख क्यों मना रहे हैं। स्ट्राइक के तुरंत बाद ऑयल प्राइसेस स्पाइक्स कर जाते हैं। गल्फ स्टेट्स हाई अलर्ट्स पर चल जाते हैं। इजराइल अपनी एयर डिफेंस फुल एक्टिवेशन पर शिफ्ट कर देता है। यूएस बेसेस मिडिल ईस्ट में डिफेंसिव पोस्चर स्ट्रेंथन करते हैं। वर्ल्ड मार्केट्स अनस्टेबल हो जाती हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। इंडिया के लिए यह सिचुएशन एक्सट्रीमली डेलिकेट है। इंडिया के रिलेशन दोनों के साथ हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्ग रहे। ईरान के साथ एनर्जी और कनेक्टिविटी टाइज हैं और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन चल रहा है। ऐसे सिनेरियोज में इंडिया ओपनली किसी भी साइड लेना अवॉइड करेगा। स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करना ही लॉजिकल अप्रोच होगा। लेकिन इनडायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है। ऑयल प्राइसेस, ट्रेड रूट्स, रीजनल स्टेबिलिटी, इंडियन सेफ्टी,
यह स्ट्राइक सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगी, इसका रिपल इफेक्ट पूरे ग्लोबल पर पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इजराइल और यूएसए ने यह रिस्क क्यों लिया? क्या यह कैलकुलेटेड डिस्टेंस था या फिर एस्केलेशन गैम्बल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लीडरशिप एलिमिनेशन से लॉन्ग टर्म पीस आता है या फिर नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट का फाउंडेशन रेडी हो रहा है? यह सब हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ऐसे डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस और हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट्स आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च कंटेंट। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले एक सिंपल सवाल, ईरान और इजराइल में इतनी नफरत आखिर क्यों है? यह कोई आज की बात नहीं है। 1948 में जब इजराइल बना तब ईरान, जो उस वक्त एक किंगडम था, इजराइल का दोस्त हुआ करता था। शाह ऑफ ईरान ने इजराइल को अर्ली रिकॉग्निशंस भी दी थी। दोनों के बीच ट्रेड हुआ करता था और डिप्लोमेटिक टाइज तक थे। लेकिन 1979 में सब कुछ बदल गया। खमीनी की लीडरशिप में ईरान एक इस्लामिस्ट रिपब्लिक बन गया और उनका एक नारा था, इजराइल को मिटा दो। तब से लेकर आज तक वो ईरान की ऑफिशियल पॉलिसी रही है। इजराइल को एक इलीगल स्टेट मानते हैं और इजराइल का जवाब रहा है, हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। ईरान ने एक पूरा नेटवर्क बनाया जिसे एनालिस्ट एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब हमस को पैलेस्टीन में सपोर्ट करो, हिजबुल्लाह को लेबनान में फंड करो, हौतिस को यमन में आर्म करो, ईरान इजराइल को हर तरफ से घेरो। इस पे ईरान जवाब देता है अपने शैडो वॉर से। कोवर्ट ऑपरेशंस, ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मिस्टीरियस मौतें, कंप्यूटर वायरस जो न्यूक्लियर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, यह सब कुछ 2000 से चल रहा है। दुनिया देखती रही लेकिन पूरी बात समझ नहीं आ रही थी। अक्टूबर 2023 को हमस ने इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया। 1200 से ज्यादा इजराइल्स मारे गए। इजराइल ने गाजा पर मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। ईरान ने इस वक्त अपने प्रॉक्सीज एक्टिवेट किए। हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट्स फायर करना शुरू कर दिया। हौतिस ने रेड सी में इंटरनेशनल शिपिंग अटैक करना शुरू किया। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स इफेक्ट होने लगी और अप्रैल 2024 में पहली बार ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए। जून 2025 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक 12 दिन का जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर डायरेक्ट स्ट्राइक्स किया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचा, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। 2026 की शुरुआत में ईरान एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर में था। अंदर से मैसिव प्रोटेस्ट, इकोनॉमी टूट रही थी, इन्फ्लेशन 40% से ऊपर थी, लोगों में गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। यूके पार्लियामेंट की रिसर्च ब्रीफिंग के मुताबिक ईरान ने अर्ली 2026 में बड़े प्रोटेस्ट को एक्सट्रीमली फोर्सेस से कुचल दिया। विकिपीडिया और वेरीफाइड इंटरनेशनल सोर्सेस के मुताबिक 13 जनवरी को ट्रंप ने ईरानियन प्रोटेस्टर्स का ओपनली सपोर्ट किया। 23 जनवरी को उन्होंने अनाउंस किया कि एक यूएस आर्माडा मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड। एनालिस्ट इस बिल्डअप को 2003 इराक इन्वेजन के बाद का सबसे बड़ा यूएस मिलिट्री बिल्डअप कह रहे थे। अमेरिका ने ईरान के सामने 3 डिमांड्स रखी थी। पहला, यूरेनियम इनरिचमेंट परमानेंटली बंद करो। दूसरी, बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम्स लिमिट करो। और तीसरी, हमस और हिजबुल्लाह जैसी प्रॉक्सी फोर्सेस का सपोर्ट बंद करो। फिर 6 फरवरी को ईरान और यूएस के बीच इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स ओमान के मस्कट्स में होता है। एक दूसरा राउंड गिनीवा में शेड्यूल था 26 फरवरी को, यानी स्ट्राइक से सिर्फ एक दिन पहले। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि एक ब्रेक थ्रू हुआ है और ईरान ने कुछ डिमांड्स मान ली हैं। दुनिया सोच रही थी शायद डिप्लोमेसी जीत गई, लेकिन 28 फरवरी की सुबह सब कुछ बदल गया। अब यहाँ आता है ऐसा चैप्टर जो इंडिया में बहुत बड़ी डिबेट का टॉपिक बन गया है। 25-26 फरवरी 2026 को, यानी स्ट्राइक से सिर्फ 2 दिन पहले, पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल की स्टेट्स पर विजिट करने गए थे। यह विजिट डिफेंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में इंडिया इजराइल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए थी। संडे गार्जियन लाइव की रिपोर्टिंग के मुताबिक दोनों देशों के बीच काफी एग्रीमेंट साइन हुए। फिर जैसे ही मोदी इंडिया लौटते हैं, 28 फरवरी को सुबह स्ट्राइक शुरू हो जाता है। इंडियन मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में एक बड़ा सवाल उठने लगा, क्या इंडिया को पहले से ही पता था? कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि विजिट पर्टिकुलरली इल टाइम थी। यह इंप्रेशन गया कि इंडिया मिलिट्री एक्शंस के साथ अलाइन था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई ऑफिशियल एविडेंस नहीं है कि इंडिया को एडवांस में पता था ऑपरेशन के बारे में। यह अभी तक ऑफिशियली अनवेरिफाइड है। गवर्नमेंट ने सिर्फ रिस्ट्रेन और डी एस्केलेशन की अपील की है। 28 फरवरी 2026 रात के अंधेरों में आसमान रोशनी से भर गया। विकिपीडिया, अल जायजा और सीएनएन की वेरीफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक कोऑर्डिनेटेड जॉइंट अटैक शुरू किया ईरान के खिलाफ। इजराइल ने इसका नाम रखा था ऑपरेशन रोरिंग लायन और यूएस ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ट्रंप ने अर्ली मॉर्निंग वीडियो में अनाउंस किया कि ऑपरेशन का गोल है ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल्स प्रोग्राम्स को एलिमिनेट करना, उसकी नेवी डिस्ट्रॉय करना और लीडरशिप बदलना। ईरानियन पब्लिक को एड्रेस करते हुए ट्रंप ने कहा,
दिस कंट्री विल बी योर्स टू टेक। तेहरान, इस्फहान, कोम, कराज में एक्सप्लोजन शुरू हुए। इजराइल की एयरफोर्स ने 24 घंटों में ईरान के 24 प्रोविंसेस में से 1200 से ज्यादा बॉम्ब ड्रॉप किए। अल जजीरा के डेट ट्रैकर के मुताबिक 28 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक ईरान में 555 से ज्यादा लोग मार दिए गए। सबसे दर्दनाक इंसिडेंट वो होता है जब साउथ ईस्टर्न ईरान मिनाब शहर में एक लड़कियों की प्राइमरी स्कूल पर स्ट्राइक हुए थे। ईरान के हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक लगभग 180 बच्चियां उस स्ट्राइक में मार दी गई थी। यह एक ऐसा जख्म है जो कि कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। पर ईरान चुप नहीं रहा। ईरानियन प्रेसिडेंट ने CNN पर कैरिड स्टेटमेंट्स में कहा कि खमीनी के डेथ उनके लिए लेजिटिमेट राइट और ड्यूटी ऑफ रिवेंज का कारण है। ईरान के IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक अनप्रिडिक्टेड काउंटर अटैक शुरू किया। अल जजीरा की वेरीफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 9 देशों में US मिलिट्री बेसिस पर रीजनल टारगेट्स पर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और एक ईरानियन ड्रोन ने सिप्रस में UK मिलिट्री बेसिस की रनवे पर भी स्ट्राइक किया। बहरीन में US नेवी के 5 फीट हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट किया गया। बहरीन के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ड्रोन से हिट हुआ। इजराइल में तेल अवीव के 40 से ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हुए। CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक US के 6 सोल्जर्स कुवैत में मार दिए गए जो ऑपरेशन से पहले अमेरिकन कैजुअलिटीज थे। यूरोनोज की वेरीफाइड इमेजेस ने कंफर्म किया है कि दुबई के ऊपर भी ईरानियन ड्रोन्स देखे गए हैं और एक बिल्डिंग मनामा बहरीन के सीफ कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स में डैमेज हुई है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज दुनिया की सबसे क्रिटिकल ऑयल शिपिंग रूट को भी क्लोज कर दिया गया है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग में कहा एवरीथिंग मस्ट बी डन टू प्रिवेंट वाइडर एस्केलेशंस। UN न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने साफ कहा कि यह इवेंट इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक ग्रेव थ्रेट है। उन्होंने साफ कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन डिप्लोमेसी का एक क्वांटेड अपॉर्चुनिटी था क्योंकि स्ट्राइक्स तब शुरू हुए जब ओमान में न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग वी ने CNN की रिपोर्ट के मुताबिक US इजराइल अटैक को अनएक्सेप्टेबल कहा और एक सोविनियन लीडर की किलिंग की निंदा की। रशिया के एम्बेसडर ने UN सेक्रेटरी काउंसिल में कहा कि यह बिट्रेयल ऑफ डिप्लोमेसी था। PBS न्यूज के मुताबिक रशिया ने कहा कि US और इजराइल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के नाम पर रेजिम चेंज परस्यू कर रहे हैं। गल्फ स्टेट जैसे कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, ओमान, बहरीन ने एक इमरजेंसी मीटिंग की और ईरान ने अपने अटैक्स बंद करने की अपील की। PBS न्यूज के मुताबिक अरब लीग ने ईरान के गल्फ स्टेट्स पर भी अटैक्स को ब्लटेंट वॉल्यूशन ऑफ सोवरेनिटी कहा। ओमान जो नेगोशिएशन में मेडिएटर था ने भी US से अपील की कि वो और न घुसें। अब बात करते हैं इंडिया की क्योंकि यही आपको सीधा इंपैक्ट करता है। इंडिया की पोजीशन आज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है। एक तरफ इजराइल के साथ डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग। विकिपीडिया के मुताबिक इंडिया अब इजराइल का बिगेस्ट आर्म्स बायर है। दूसरी तरफ ईरान के साथ इंडिया का सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है। चबहर फोर्ट इंडिया की सेंट्रल एशिया एक्सेस के लिए की है। ईरानियन ऑयल इंडिया में डिस्काउंटेड रेट्स पर इंपोर्ट किया जाता है। मोदी ने UAE प्रेसिडेंट से भी बात की और UAE पर अटैक्स की निंदा की। इंडिया ने कैबिनेट कमेटीज ऑन सिक्योरिटी जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, S जयशंकर, निर्मला सीतारमन और NSA अजीत डोवाल शामिल थे, ने इमरजेंसी मीटिंग तक की। ETV भारत के रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE में 43 लाख इंडियन हैं। कई लाख सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर और बहरीन में भी हैं। ईरान में अप्रोक्सीमेटली 10,000 और इजराइल में 40,000 से ज्यादा इंडियन हैं और 28 फरवरी को यह सब लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। ट्रैवल एंड टूर वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट और आकाशा एयर सब मिडिल ईस्ट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं। DGCA ने 11 कंट्रीज का एयर स्पेस वॉर्न किया जिसमें ईरान, इजराइल, इराक, जॉर्डन और लेबनान शामिल हैं। पंजाब के अकाली दल लीडर सुखबीर सिंह बादल ने PM मोदी से अपील की है कि एक स्पेशल एयरलिफ्ट ऑपरेशन शुरू किया जाए। वीजा HQ इंडिया की एडवाइजरी के मुताबिक मोर देन 4,000 इंडियंस जो मार्च में ईरान के मकसद और क्वाम में पिलग्रिम पर जाने वाले थे उन्हें प्लान्स कंप्लीटली डिस्प्यूट्स हो गए हैं। एक टैंकर जिसमें इंडियन क्रू था ओमान के कोस्टल वाटर्स में टारगेट हुआ है। एक क्रू मेंबर की मौत भी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यह सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है, दुनिया का 20% ऑयल स्ट्रेट से गुजरता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट क्लोज कर दिया है। 150 से ज्यादा फ्रेट शिप्स और ऑयल टैंकर स्ट्रेट के बाहर स्टक हो गए। ऑयल प्राइसेस ग्लोबली मार्केट्स में स्पाइक्स कर रही हैं। इंडिया जो अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करता है उसके लिए एक मेजर इकोनॉमिक थ्रेट है। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की बात करें तो ट्रकिंग कॉस्ट बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, रुपी प्रेशर में आता है और जो गरीब आदमी पहले से इन्फ्लेशन से लड़ रहा है उसकी मुश्किलें और बढ़ जाती है। रेमिटेंस जो गल्फ से इंडिया आते हैं वो भी एक टाइम के लिए स्लो हो जाती है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल लेयर है जो कि बहुत
जरूरी है समझना। नेतन्याहू के बारे में सोचो, एक लीडर जो डोमेस्टिकली वीक था, उसके खिलाफ आईसीसी अरेस्ट वारंट था, डोमेस्टिक प्रोटेस्ट चल रही थी। एक लीडर जब इतना पॉलिटिकली कंटेंट होता है, वो कभी कभी स्ट्रेंथन प्रूफ करने के लिए मिलिट्री एक्शंस का रास्ता चुनता है। हिस्टोरियंस इसे डाइवर्सिटी वॉर थ्योरी कहते हैं। ट्रम्प के बारे में सोचो, ईरान डील जिसे ओबामा ने नेगोशिएट किया था, वो पहले ही 2018 में तोड़ चुके हैं। उनका पॉलिटिकल बेस एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग एक्शन। ईरान के लीडर के बारे में सोचो, उनके सामने चॉइस थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर करो और रिवॉल्यूशन का बिट्रेल हो या स्टैंड करो। वो ब्लाइंड नहीं किए, हर साइड से सोचा कि दूसरी साइड पहले झुकेगी। हर साइड गलत निकला और यही सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल मिसकैलकुलेशंस थी। एक लम्हा सोच के देखो, मिनाम में 8 साल की लड़की अपने स्कूल में थी, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, वो सिर्फ पढ़ने आई थी। वो स्कूल एक स्ट्राइक में हिट हो गई। ईरान के हेल्थ मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि 180 बच्चियां मारी गई हैं। तेल अवीव में एक मिलिट्री फैमिली शेल्टर में थी। कुवैत में एक यूएस सोल्जर अपनी फैमिली से बात करना चाहता था, वो मार दिया जाता है। और मुंबई से दुबई गया एक गुजराती वर्कर अपने घर कॉल करके कह रहा था कि यहाँ मिसाइल्स आ रहे हैं, पता नहीं कब वापस आऊंगा। यह सब रियल लोग हैं, रियल फैमिलीज हैं, और यह सब एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम्स का प्यादा बन चुके हैं। तो सवाल यह है, क्या यह दुनिया को एक नए ऑर्डर की तरफ ले जा रहा है? ईरान के बाद क्या नॉर्थ कोरिया को भी कोई मैसेज है? क्या रशिया के सामने कोई नया इक्वेशन आया है? इंडिया जो दोनों साइड का दोस्त है, कितने दिन और न्यूट्रल रह सकता है? जब पेट्रोल 150 रुपए के पार जाएगा तब रेमिटेंस स्लो होंगी। जब गल्फ में काम करने वाले लोग वापस नहीं आ सकेंगे तो क्या इंडिया की पब्लिक का मूड बदलेगा? हिस्ट्री कहती है वॉर्स बहुत क्विकली शुरू होते हैं और बहुत धीरे खत्म होती हैं। हम फाइनल एक ऐसी जगह है जहां यह कोई मूवी नहीं है, यह रियल है, और इसका असर आप पर, मुझ पर, उस स्कूल की लड़कियों पर, सब पर है। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो एक काम करो, शेयर करो, क्योंकि जब हम सब थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्म्ड होते हैं तभी हम सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल पूछना यह तो डेमोक्रेसी की असली हथियार है।